एनडीए में आने से आप लोगों के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं है और उसकी एक वानगी देखने को मिली कि आप वैशाली में ये कहते हैं कि बिहार जहां था वहीं खड़ा है, यहां तक कि बदलते वक्त के साथ और पिछड़ता चला गया। तमाम बातें आपने कही हैं, पलायन का सवाल आप वैशाली की आशीर्वाद महासभा में उठाते हैं और फिर 3 दिन बाद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से जीत का मार्जिन बढ़ेगा। तो जिन पर आप सवाल उठाते रहे हैं, जिनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि उनके आने से जीत का मार्जिन बढ़ेगा। वो इतने जरूरी हो गए आप लोगों के लिए? देखिए, अभी अभी उन नीतियों पे बात करने का समय नहीं है। अभी बात करने का समय है देश की नीतियों पे। अभी बात करने की समय है देश के नेतृत्व कम करने की। जो चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तैयार की गई है कि हम लोग 400 सीट कैसे जीते, 40 सीट हम लोग कैसे जीते बिहार में, इस पे बात करना है। आज जो परिदृश्य है वो देश के इर्द गिर्द घूम रही है आज की राजनीति। तो निश्चित तौर पे अभी जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो देश हित के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की परिस्थिति है, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार की बातें आएंगी तो बिहार में जो कमियां हैं, जो चीजें दिक्कत है, उस पर मुखर होकर हम कल भी बोलेंगे। हम लोग जनता को छोड़कर राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के खाते में छप्पर फाड़ कर सीटें दी हैं। 5 सीटें, जहां यह कहा जा रहा था कि पता नहीं 2 मिलेगी कि 3 मिलेगी, पशुपति पारस भी हैं, हाजीपुर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हाजीपुर भी मिल गई और 5 लोकसभा की सीटें। और फिर फैसला ऐसा कि पशुपति पारस को एक तरह से बीजेपी ने एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, या यूं कहें कि उनके सामने एनडीए से बाहर जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं। तो रंजन सिंह से बात करेंगे। रंजन जी, उधर दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी, इधर बिहार में आप मोर्चा संभाले हुए थे, तो जाहिर है आपसे भी कई सवाल बनते हैं। जश्न मन गया, होली से पहले होली आप लोगों ने मना ली, भाजपा ने काफी भरोसा किया है। देखिए अभिषेक जी, आपने अभी जो अपने संबोधन में बोला है, मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है कि छप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी दी है। आज भी मुझे लगता है कि हमारे नेता, हमारी पार्टी, हम लोगों ने त्यागा है अपने सीट को। हम अपने जनाधार और हम अपने जो हमारे चिराग पासवान जी में आस्था रखने वाले, लोक जनशक्ति पार्टी में आस्था रखने वाले जो वोटर है, कार्यकर्ता है, उनके अनुकूल, उनके जो मत है उनके अनुकूल हमें सीटें कम मिली है। आपने देखा होगा 2014 में हमारी पार्टी 7 सीटें पर लड़ी थी। 2019 में हमने 6 सीट पे लड़ा और अभी हमने 5 सीट पर हमें लड़ने को जो मौका दिया गया है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी एक एक सीट अपना त्यागते जा रही है, गठबंधन हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने पार्टी में से सीटों की कुर्बानी दी है। जहां तक रह गई बात, चूंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके का परिवेश हमारी पार्टी के साथ हुआ है, जो जिस तरीके से पार्टी हमारी 2 धर्रे में बटी, तो लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन रहा। देश में लोगों के जो राजनेताओं हैं उनको बीच में कंफ्यूजन रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में कंफ्यूजन रहा कि आखिर रामविलास पासवान जी के जो वोट थे, बैंक थे, वो वोट किसके साथ है, किस धर्रे के साथ है। तो निरंतरता में पिछले 3 साल में जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, जिस तरीके से मेहनत करके हम लोगों ने जनता के बीच में, बिहार के आम आवाम के बीच में हम लोग गए, तो निश्चित तौर पे मैं आपके कैमरे के सामने ये मजबूती से अपना पक्ष रख रहा हूं कि हमारे नेता के जनाधार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय में जितनी वोटें मिलती थी, चाहे जितनी वोटें थी, उस जनाधार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के कारण हो, चिराग जी के कुशल नेतृत्व के कारण हो, राजू तिवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कुशल संगठनकर्ता के रूप में हो, तो इस तरीके से
हमारी पार्टी बिहार में जनाधार को पुनः, मतलब जो पहले स्थिति थी उससे कई गुना ज्यादा मजबूत स्थिति में हम लोग आए हैं। अगर उसको ध्यान में रखें तो छप्पर फाड़ कर हम लोगों को सीट नहीं दी गई है, बल्कि हम लोगों को कम सीट मिली। मोकामा का इनाम भी मिला है। मोकामा उपचुनाव में बड़ी मदद की थी आपने भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ मुकामा क्यों कह रहे हैं, हम लोग तो कुढ़नी में भी किया, मदद किया, गोपालगंज में भी किया। आज जिस तरीके के जब जब भारतीय जनता पार्टी पे संकट हुई है, तब तक हमारे नेता, हमारी पार्टी, जब जब स्थिति ऐसी रही है, हम गठबंधन के सभी साथी जो यहाँ हैं, हम और साथियों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी रही है, हमारे जो नेता हैं, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए या उनके विचारधारा के साथ हम लोग रहे हैं। जी जी, लेकिन रंजन सिंह जी, सवाल कई हैं आपसे जाहिर तौर पर। एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, अब ये तकरीबन तय है। जमुई से कौन लड़ेगा? जमुई चिराग पासवान की सीट है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं अभिषेक जी, हमारी पार्टी अभी आने वाले 1 से 2 दिन में संसदीय बोर्ड ने नाम जो भेजा है, संसदीय बोर्ड का जो पार्टी के संवैधानिक जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी का चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतिम फैसला लेना है। तो अब 1 से 2 दिन में ये नाम आपके सामने होगा, जिसमें पता चल जाएगा कि सभी सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि हमारे नेता का जो विजन है, हमारे नेता का जो सोच है, उसमें पार्टी के बुरे दिनों में, संघर्ष करने के दिनों में जो लोग साथ रहे हैं, प्रत्याशी उन्हीं में से कोई एक होगा। जमुई के साथ वादा खिलाफी नहीं होगी चिराग पासवान की? उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं जवान होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊंगा। संकेत तो दिए थे कि जमुई नहीं छोड़ेंगे। अगर 5 सीट इतनी मेहनत के बाद, जैसा कि आपने बोला, 5 सीट में से 1 सीट अगर जमुई है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जमुई सीट हमारे नेता के लिए कितना करीब रहा होगा दिल का, कि हमारे पास और भी कई सारे सीट का ऑप्शन था जहां हम लोग ले सकते थे। गोपालगंज ले सकते थे, और भी सुरक्षित अगर सीटें थी तो ले सकते थे। लेकिन जमुई को हाजीपुर के साथ नेता अपने पास रख लेना, तो जाहिर सी बात है आज 5 सांसद जो बनेंगे पार्टी में, एक पर अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजीपुर से लड़ते हैं, तो बाकी 4 भी उन्हीं के संरक्षण और नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो जमुई को उन्होंने छोड़ा कहाँ? नवादा नहीं मिली, जहानाबाद नहीं मिला। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक तरह से बेटिकट ही हो गए। देखिए, वो तो गठबंधन की मजबूरी होती है। कई बार सीटों के तालमेल में सीटों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमारे जैसा कार्यकर्ता है, हमारे जैसा जो अन्य कोई नेता है या कार्यकर्ता है, उनको इन बात को समझना पड़ेगा कि गठबंधन और राष्ट्र हित के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। और उसमें कल आपकी बारी है, तक परसों मेरी बारी है। ये डॉक्टर अरुण कुमार के लिए नसीहत है। नहीं, ये वो देखिए, वो हमारे लिए सम्मानित और हमारे गार्जियन तुल्य है, और हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व में से एक हैं। तो हम उनको नसीहत देने की हैसियत में तो है नहीं, लेकिन जो हमारे गार्जियन हैं, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो फैसला लेंगे वो अंतिम फैसला होगा। पशुपति पारस ने कहा है कि हम हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सांसद जो प्रिंस राज हैं, वो समस्तीपुर और चंदन सिंह नवादा से चुनाव लड़। लगता नहीं कि पशुपति पारस मैदान में उतरे चिराग के खिलाफ तो नुकसान हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है। जब ऐसा लगता है किसी भी व्यक्ति को कि हमारे में बहुत ज्यादा पार्टी में दम है, हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास कार्यकर्ता है, ये बात तो निश्चित तौर पे जग जाहिर है ना, कि आपने कार्यालय ले लिया, आपने कोष ले लिया, और आपके दावे के हिसाब से था कि आपने कार्यकर्ता भी लेकर चले गए। 10% महज कार्यकर्ता छोड़ दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ। तो जाहिर सी बात है, आपके पास जब बहुत कुछ है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने खुद के सिंबल पे, इन्हीं सीटों पे लड़ें और अपनी राजनीति ताकत को दिखाएं चिराग पासवान जी के साथ, और पुनः आने वाले विधानसभा, लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक आखिरी सवाल है रंजन सिंह जी, वैशाली से सांसद हैं वीणा सिंह, उन्होंने बहुत पहले चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। वो लगातार चिराग पासवान से मिल भी रही हैं।
खगड़िया सीट से सांसद हैं महबूब अली कैसर, उन्होंने भी एक तरह से माफ कीजिएगा, पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया। विनाथ सिंह ने और महबूब अली कैसर ने भी पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया। महबूब अली कैसर और वीणा देवी दोनों चिराग पासवान के संपर्क में हैं, लगातार मुलाकात हो रही है और उनकी जो सीटें हैं खगड़िया और वैशाली, वो दोनों चिराग पासवान के खाते में है, आपकी पार्टी के खाते में है। उम्मीदवार वही दोनों होंगे या फिर किसी कार्यकर्ता को, किसी दूसरे नेता को चिराग पासवान इन दोनों सीटों से लड़ाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस समय में पार्टी का जब बंटवारा हुआ तो ये सारे सांसद उधर थे। बहुत पीड़ा भी हुई थी हम लोगों को कि जिस परिस्थिति में उनको टिकट दिया गया और जिस परिस्थिति में वो सांसद चुन के आए, तो निश्चित तौर पे वो लोग से बहुत उम्मीद थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करते। बहरहाल अगर इस तरह की परिवेश हमारी पार्टी के साथ जब देखे कि अब मजबूत हो गए तो पुनः वापस हुए, उनका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में, लेकिन हर कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि क्षणिक लाभ के लिए, आप तत्कालीन लाभ के लिए अपने भविष्य को खराब ना करें। राजनीति कोई एक दिन का खेल नहीं है। मतलब आप संकेत दे रहे हैं टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी में स्वागत है? नहीं, पार्टी में स्वागत है, टिकट मिलना न मिलना ये तो संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। नहीं, संकेत तो आप वही दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं होता हूं, मैं इस हैसियत में नहीं हूं कि भाई मैं किसी व्यक्ति के टिकट के लिए, मैं विधानसभा के टिकट के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति अपनी पार्टी से नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं भी ये बताना चाहता हूं कि आप तत्कालीन लाभ के लिए, तत्कालीन सुख के लिए आप भविष्य के राजनीति को खराब ना करें। अगर किसी व्यक्ति, पार्टी और किसी सिंबल में अगर आस्था रखते हैं तो उस आस्था को बरकरार रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। बाकी आज के डेट में हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आस्था रखते हैं, उनका स्वागत है। हमारा आज के डेट में कोई भी दुश्मन नहीं है, आज के डेट में हमारे सारे दोस्त हैं। नीतीश कुमार जी के, देखिए, नीतीश कुमार जी के नीतियों के विरोधी हम लोग रहे हैं और आज भी हैं। आप नीतियों के विरोधी जी? मैं बता रहा हूं कि आज भी अगर जब 14 करोड़ लोगों की बात होगी और आज भी बिहार की कोई ऐसी नीति जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के खिलाफ बनेगी या विकास में भ्रष्टाचार घुसेगा, अफसरशाही हावी होगी, तो निश्चित तौर पे आज भी ऐसा नहीं है। विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है अभिषेक जी, जो आज हम पहने कल उतार दिए। शराबबंदी पर आए अब भी वही है? बिल्कुल वही है। शराबबंदी का समर्थन हम लोग करते हैं, लेकिन शराबबंदी के एग्जीक्यूशन से समस्या है। आज भी हम लोग मुखर रूप से हम लोग रखते हैं उनके सामने बात कि शराबबंदी जो कानून है इस प्रदेश में, वो जिस तरीके से लागू हुई है वो तरीका हमें पसंद नहीं। नल जल योजना में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है, नल जल योजना में भ्रष्टाचार है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं अपनी सरकार से, चूंकि मैं सरकार का एक हिस्सा हूं, एलआई पार्टनर हूं, आज भी मैं आग्रह करूंगा कि इसको तत्कालीन रूप से जांच करके और पुनः इसको 100% लाभ यहाँ 14 करोड़ जनता के लिए। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, 5 सीटें तो आपको मिल गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान का रसूख इससे बढ़ा है। उन्होंने खुद को साबित किया है और ये मैसेज गया है कि चिराग पासवान कितने जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार एनडीए में उनका कद क्या है, रसूख क्या है। 5 सीटें मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये चर्चा लगातार रहती है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से आप लोगों के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं है और उसकी एक वानगी देखने को मिली कि आप वैशाली में ये कहते हैं कि बिहार जहां था वहीं खड़ा है, यहां तक कि बदलते वक्त के साथ और पिछड़ता चला गया। तमाम बातें आपने कही हैं, पलायन का सवाल आप वैशाली की आशीर्वाद महासभा में उठाते हैं और फिर 3 दिन बाद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से जीत का मार्जिन बढ़ेगा। तो जिन पर आप सवाल उठाते रहे, जिनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि उनके आने से जीत का मार्जिन बढ़ेगा, वो इतने जरूरी हो गए आप लोगों के लिए? देखिए, अभी उन नीतियों पे बात करने का समय नहीं है। अभी बात करने का समय है देश की नीतियों पे। अभी बात करने की समय है देश के नेतृत्व कम करने की। जो चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तैयार की गई है कि हम लोग 400 सीट कैसे जीते, 40 सीट हम लोग कैसे जीते बिहार में, इस पे बात करना है। आज जो परिदृश्य है वो देश के
इर्द गिर्द घूम रही है आज की राजनीति। तो निश्चित तौर पे अभी जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो देश हित के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की परिस्थिति है, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार की बातें आएंगी तो बिहार में जो कमियां हैं, जो चीजें दिक्कत है, उस पर मुखर होकर हम कल भी बोलेंगे। हम लोग जनता को छोड़कर राजनीति नहीं कर सकते। तो चलिए, जनता को छोड़कर राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।